Hello my dear students, I welcome all of you to Respire classes. Today we are going to discuss another important topic of electrostatic and the topic name is electric field due to an infinitely long wire. Like you can see here, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. देखिए हमारे पास एक वायर गिवन है और ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बोथ साइड से यहाँ पे दिखाई हुई है, ये देखिए, इसका मतलब है कि ये जो वायर है ना, इसकी लेंथ एक्सटेंड हो रही है अप टू इनफाइनाइट दोनों साइड से. ठीक है ना, बॉटम साइड से इनफाइनाइट, टॉप साइड से इनफाइनाइट. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ फॉर दिस वायर इज लैम्डा. फाइन. नाउ अब हमारा क्वेश्चन क्या है आज का? क्वेश्चन ये है कि इस इनफाइनाइट वायर से यहां पर r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट भी है, ये जो मैंने यहां पर पॉइंट रखा है, और हमें बताना है इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. ठीक है ना, और जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा. देखिए इस तरीके के प्रॉब्लम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. ठीक है ना, यहां से मैं एक एंगल यहां पर कंसीडर करूंगा θ2 और यहां से एक और एंगल कंसीडर करूंगा θ1. ठीक है ना, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जैसे ही इस, देखिए ये जो टॉप वाला पार्ट है, क्योंकि इट इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये जो θ1 है ना, इट विल टेंड टू 90 डिग्री. θ1 विल टेंड टू 90 डिग्री. सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगा. क्यों? क्योंकि यहां से जो बॉटम वाला पार्ट है, इट इज ऑल्सो टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जो θ2 है, θ2 विल ऑल्सो टेंड टू इन्फिनिटी, सॉरी इट विल टेंड टू 90 डिग्री. ठीक है ना, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन देता हूं मैं आपको. देखिए देखिए इस पॉइंट से अगर मुझे यहां पर एक एंगल ड्रॉ करना है, देखिए सबसे पहले मैं ये बेस के साथ ही एक लाइन लूंगा, तो मैं कहूंगा θ इक्वल टू 0. अब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, मान लो यहां तक, आप देखिए θ का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया. अब एक और ऊपर जाके मैं थोड़ा सा वैल्यू लेता हूं, ये देखिए θ और थोड़ा सा बढ़ गया. इसी तरह से जब मैं इन्फिनिटी की तरफ ये लेंथ को टेंड करूंगा, तो ये जो θ है, इट विल टेंड टू 90 डिग्री. दिस θ विल टेंड टू 90 डिग्री. सेम थिंग मैंने यहां पर यूज किया, क्योंकि ये टॉप वाला पार्ट कहां टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी पे, तो θ1 विल टेंड टू 90. ये बॉटम वाला पार्ट कहां टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी पे, तो θ2 विल टेंड टू 90 डिग्री. ठीक है ना, तो θ1 θ2 कैलकुलेशन तो हो गया. अब देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इसकी वजह से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा. ये देखिए इससे r डिस्टेंस दूर यहां पर हमें पता था इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आते हैं. एक को मैं बोलता था E परपेंडिकुलर, यानी जो इस डायरेक्शन में हुआ करता था, E परपेंडिकुलर. और ये E परपेंडिकुलर किसके बराबर था? इट इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2. फाइन. और मैंने आपसे कहा था इसकी वजह से एक और कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसे हम नाम देते थे E पैरेलल. और ये E पैरेलल क्या होता था? इट इज k लैम्डा बाई r मॉड ऑफ कॉस ऑफ θ2 माइनस कॉस ऑफ θ1, कॉस ऑफ θ1. ठीक है ना इतना. अब देखते हैं इस केस में हमारे पास अब वायर जो है ना, वो बोथ साइड से इनफाइनाइट टेंड कर रही है. दोनों साइड से जो लेंथ है ना, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास θ2 है, ये 90 डिग्री होगा, और हमारे पास यहाँ पर जो θ1 है, ये भी 90 डिग्री होगा. आई थिंक द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. चलिए देखते हैं ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये कितना होगा? E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r. और यहां पर देखिए साइन θ1 है 90, तो साइन 90 इज 1 प्लस साइन θ2 इज अगेन 90, साइन 90 इज अगेन 1. सो वी गॉट E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाउ मच? 2 टाइम्स k लैम्डा बाई r. 2 टाइम्स k लैम्डा बाई r. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इसको आप अपने माइंड में रखिए. अब यहां पर भी आ जाते हैं. देखिए θ2 की जगह हम फिर से 90 देंगे, तो हमें पता है cos 90 इज 0, माइनस θ1 की जगह फिर से 90, cos 90 इज अगेन 0. सो व्हाट वी गॉट,
इन केस ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये जो ई पैरेलल आ रहा है ना, ई पैरेलल इज इक्वल टू 0, और ये तो सिमेट्री की वजह से लॉजिकल भी है। ई पैरेलल क्या आया? 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं अब अगर मैं पूछूं कि ई नेट क्या होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इजी सी बात है ना, ई नेट होगा बराबर ई परपेंडिकुलर के, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक अच्छा सा रिजल्ट है ये, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। क्लियरली देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नया हमने किया नहीं, बस ये दो चीज़ें हमें पता चलनी चाहिए कि जैसे ही वायर की लेंथ इनफाइनाइट जाएगा तो ये जो थीटा है इट विल टेंड टू 90 डिग्री, बस इतना सा कंसेप्ट इसमें सीखने लायक था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, चलिए ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हुए हैं, एक्स एक्सीज, वाई एक्सीज एंड जेड एक्सीज, और ये जो z एक्सीस है इस पर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रखा हुआ है, ये देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है ना। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कहां रखा हुआ है? z एक्सीस पर, और हमसे पूछा गया है कि एक पॉइंट है आपके पास 3, 4, z, यानी x एक्सीस पर हम 3 पॉइंट जाएंगे, y एक्सीस पर 4 जाएंगे, और z एक्सीस पर कितना? z। तो एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ठीक है ना। कंसिडर करते हैं दिस इज आवर z एक्सीस, और इसी z एक्सीस के अलोंग एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। हमें बोल रहा है इस z एक्सीस से आप 3 मीटर आगे जाओ, y एक्सीस पर 4 मीटर जाओ, और z एक्सीस पर z जाओ, तो ये जो एक पॉइंट मिलेगा हमें, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूं, ये देखिए, ये देखिए, अगर ये x एक्सीस है, ये y एक्सीस है, और ये z एक्सीस है, तो कह रहा है x एक्सीस पर 3, y एक्सीस पर 4, और z एक्सीस पर यहां बाहर कहीं पर z पर आप देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए अगर मैं मान लूं कि ये वो पॉइंट है 3, 4, z, मैं मान लेता हूं ये वो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट से z एक्सीस पर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, इस 3, 4, z से मैं क्या एक परपेंडिकुलर डालता हूं, कहां पर? z एक्सीस पर। क्या आप मुझे बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं सर, सिंस ये तो बिल्कुल ही z एक्सीस पर ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होगा x तो 0 होगा, y भी 0 होगा, और z एक्सीस तो z ही रहेगा, क्योंकि यहां पर भी z था, यहां पर भी z ही होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करो इस बात को। अच्छा, अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में एक रेडियस वेक्टर डिफाइन करना चाहूं, देखिए यहां पर कोऑर्डिनेट्स 3, 4, z, यहां पर कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0, तो अगर मैं यहां पर एक रेडियस वेक्टर डिफाइन करना चाहूं तो रेडियस वेक्टर कितना होगा? वो होगा 3 - 0 इज 3i, प्लस 4 - 0 इज 4j, एंड z - z इज 0, 0k। सर ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात हो गई यहां पर, यानी जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट गिवन है ना 3, 4, z, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए उस पॉइंट पे z का कोऑर्डिनेट मैटर ही नहीं करता। सर क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि ये देखिए, अगर मैं ये जो z एक्सीस पर मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया हुआ है, अगर मैं इस पर किसी भी z पर पॉइंट ले लूं, देखिए मान लेते हैं यहां पर z इक्वल टू 3 है एज एन एग्जांपल, यहां पर z इज इक्वल टू 5 है, यहां पर z इज इक्वल टू -2 है। अब कोई भी पॉइंट ले लो इस z एक्सिस पर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस z, ठीक है ना। एक बेसिक आइडिया मैंने दिया आपको इस बात का, अभी हम डिटेल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमें पॉइंट गिवन है 3, 4, z, यानी x एक्सिस पे मैं 3 जाऊंगा, z एक्सिस पे मैं 4 जाऊंगा, और सॉरी y एक्सिस पे 4 और z एक्सिस पे z। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट्स के? ऑब्वियस सी बात है, इट इज 3, 4 एंड z। इस पॉइंट से इस z एक्सिस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं,
क्या किया मैंने 3 4 Z से मैंने Z एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर जो फुट है ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, Z। ठीक है ना, इसको मैं पॉइंट P बोल रहा हूं, इसको मैं पॉइंट Q बोल रहा हूं। ठीक है ना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को। तो अगर मैं QP का एक रेडियस वेक्टर डिफाइन करूं, है ना, अगर ये R डिस्टेंस पे मैं मान रहा हूं, R वेक्टर में यहां पर डिफाइन करूंगा, तो ये R वेक्टर होगा कितना, देखिए ये R वेक्टर होगा कितना, इट विल बी 3 - 0, 3 - 0 इज 3i कैप। उसके बाद है 4 - 0, 4 - 0 इज 4j कैप। उसके बाद है Z - Z, इट इज 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, यहां पर जो रेडियस वेक्टर आया, कौन सा रेडियस वेक्टर, उस पॉइंट का जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। सर किससे रेडियस वेक्टर आया, वो इनफाइनाइट वायर से जो कि Z एक्सिस पे रखा हुआ था, वो Z कोऑर्डिनेट्स के तो इंडिपेंडेंट आया, क्योंकि Z कोऑर्डिनेट आया ही नहीं यहां पर। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि R वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Z कोऑर्डिनेट। इसको मैं आपको समराइज करके भी बताऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से। अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड में ये डिस्कस किया। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, 2k λ/r। क्या होता है 2k λ/r। तो मैं यहां पर लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, 2k λ डिवाइडेड बाय r। और r क्या होगा बेटा, r होगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस r वेक्टर। अगर मैं यहां पर देखो इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना आएगा ये, इट विल बी √3 3 9 + 4 4 16, इट विल बी √25, तो 5 आ जाएगा 5। तो हमारे पास आंसर आया इलेक्ट्रिक फील्ड का 2k λ/r, और r की वैल्यू क्या है 5। ठीक है ना। अब देखिए हमें पता है कि ये जो वायर हमारे पास है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ तो लैम्डा है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये देखिए पहली बात तो हमें पता है कि इनफाइनाइट वायर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन वाला कैंसिल हो जाता था, cos 90 - cos 90। अच्छा, तो यहां पे मैं बोल दूं कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ R होगा। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है ना पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P है ये इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। तो यहां पे मैं ऐसे लिख दूं R कैप। इस R कैप से क्या मतलब होगा, R कैप का मतलब सिर्फ इतना है कि इस पॉइंट P पर इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। और हमें पता है इस R कैप को कैसे लिख सकते हैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, आई विल राइट 2k λ, ठीक है ना। और इस R कैप को मैं क्या लिख सकता हूं, R कैप को मैं लिख सकता हूं R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। इतना वेक्टर तो हमें आता है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। सो वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 2k λ डिवाइडेड बाय 5 × 5 इज 25, और R वेक्टर कितना होगा 3i + 4j, 3i + 4j। दिस विल बी द आंसर। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस, सॉरी प्लेस्ड अलोंग द z एक्सिस। अब यहां पर मुझे जो आपको बात बतानी है ना वो ये है कि सर आपने तो कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ z कोऑर्डिनेट। यस, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ z कोऑर्डिनेट। यानी अगर ऐसे मेरे पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इफ दिस इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के पैरेलल में एक लाइन में डाल रहा हूं, ऐसे मैंने एक लाइन बना दी इसके पैरेलल में, ठीक है ना। अब इस पैरेलल लाइन पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होगा। यानी ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, जैसे ये जो इनफाइनाइट वायर थी ना ये तो अलोंग द z एक्सिस था, और z एक्सिस के पैरेलल ही मैंने एक लाइन खींच ली। तो इस पैरेलल लाइन पे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, यानी मैं मान लो यहां पर मैंने पॉइंट 1 उठा लिया, इस पॉइंट 1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो ये होगा 2k λ, 2k
लैम्डा डिवाइडेड बाई 25 इंटू दिस थिंग। अगर मैं इस पॉइंट 1 नहीं पॉइंट 2 की बात करूं, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, बिल्कुल वो भी यही होगा। अगर मैं इस थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, बिल्कुल वो भी यही होगा। यानी इस पैरेलल लाइन पे आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट चूज कर लो, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यही होंगे इन ऑल द केसेस। इसीलिए मैंने कहा था कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर when placed along the z axis is independent of z coordinate। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि अगर इसी इनफाइनाइटली चार्ज वायर को x एक्सिस पर रखा गया हो, तो बताओ फिर हमें x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेते, उन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी सेम होता। अगर मैं इसी वायर को z एक्सिस पे रखता, तो z एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइन आएगी, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, उन पर मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा। तो अब मैं कैसे कंक्लूड करूं इसको मैं कंक्लूड करता हूं ऐसे कि ये जो z एक्सिस पे मैंने वायर रखा हुआ है, अगर मैं z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूं, उस पैरेलल लाइन के किसी भी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। आई होप यू गॉट दिस थिंग। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार रिवाइज कर लो, इसको हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, ये भी रिलेटेड टू दीज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स ही है। देखिए चलिए देखिए हमारे पास दो इनफाइनाइटली वायर्स गिवन है, एंड देखिए इनको कैसे प्लेस किया गया है क्रिस क्रॉस में, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है ना इतना। ये वाली वायर जो है इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और ये जो वायर है इसका भी चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। पहले क्वेश्चन समझना अच्छे से। दो इनफाइनाइट वायर्स है हमारे पास सिमिलर, दोनों का चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, और उनको इस तरीके से रखा गया है सच दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि इस पॉइंट से यहां पर x डिस्टेंस दूर, यानी ये x डिस्टेंस बोला गया है, इस क्रॉस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर यहां पर एक पॉइंट है। आपको बोला गया है कि हमें बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। दो वायर्स है हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे क्रिस क्रॉस में रखी हुई है सच दैट एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और हमें एक पॉइंट यहां पर दिया गया है, बोला गया है इन दोनों वायर्स की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और एक बात याद रखना कि ये है ना, ये वाला θ/2 गिवन है और ये भी θ/2 गिवन है। ठीक है ना ये बात। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए दो लाइन में हो जाएगा ये। चलिए कुछ ऐसा केस है हमारे पास, इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है ना। ये एंगल हमें गिवन है θ/2। मैं क्या काम कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। आई एम ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर लाइक दिस। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा। आप मुझे बता सकते हैं बेटा साइन θ/2 कितना होगा। ठीक है ना। यहां पर देखिए साइन ऑफ θ/2 कितना होगा। साइन ऑफ θ/2 मेरे हिसाब से इट शुड बी, ये जो हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है ना, इट विल बी दिस मच। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा तो ये जो हमें ये वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी x sin θ/2, x sin θ/2। तो मैं यहां पर लिख दूं इट इज इक्वल टू x sin θ/2। ये जो डिस्टेंस हमें मिली इट इज x sin ऑफ θ/2। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि आप बस ये वाली ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूं ना डॉटेड में, आप बस ये वाली वायर को कंसिडर करो फॉर नाउ। हमारे पास क्वेश्चन बन गया, अब इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, उससे इतनी डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। और हमें पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट रखा हुआ है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। कौन सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और वो किसके बराबर होगा,
2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा सर वो तो कैंसिल हो जाता है cos 90 माइनस cos 90 करके। यानी इस वायर की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से होगा, और किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r, और r कितना गिवन है, x साइन थीटा बाई 2, x साइन थीटा बाई 2। अब अगर मैं इस वायर पर, दूसरी वाली वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस वाली वायर पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम एनालॉजी से वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x साइन थीटा बाई 2। ठीक है ना, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। हमारे पास तो सीधा सीधा दो वेक्टर आ गए। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास सीधे सीधे दो वेक्टर आ गए। अब आप देखो बेटा, हमें बस एंगल कैलकुलेट करना होगा यहां पर। देखिए ये थीटा बाई 2 है यहां पर, तो ये वाला एंगल है 90, तो ये कितना होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा बाई 2 90, टोटल तो 180 होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2, दिस विल बी 90 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए यहां से और यहां से भी तो 90 डिग्री है, टोटल तो 90 है ये, तो ये कितना, ये पार्ट कितना होगा। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना है, ये वाला, ये टोटल एंगल है 90, उसमें से ये पार्ट कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2, तो 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा, कैंसिल, तो ये थीटा बाई 2 आ गया, ये थीटा बाई 2 आ गया, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो बस हमारा काम हो गया। अब मैं आपको यहां पर ये आगे का जितना भी है ना वो यहां पर देखेंगे, क्योंकि वहां थोड़ा जंबलिंग हो गया। अब देखिए बेटा, हमसे पूछा गया था x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, और हमें क्या आया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस डायरेक्शन में कितना, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x साइन थीटा बाई 2, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सेम 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है ना, और यहां पर आप देखिए ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है ना, अगर मैं इसको कंसिडर करूं e, ये भी तो e के बराबर है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो क्या मैं लिख दूं, अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करूं, यहां से आ जाएगा e cos 90 माइनस थीटा बाई 2, यहां से आ जाएगा e cos 90 माइनस थीटा बाई 2, दोनों कट हो जाएंगे। दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करो, देखो इस वेक्टर का ये कंपोनेंट क्या, e cos 90 माइनस थीटा बाई 2, इसका e cos 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 2 टाइम्स e साइन ऑफ थीटा बाई 2। आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो इसका जो नेट आएगा इस डायरेक्शन में, ये जो e नेट है ये किसके बराबर होगा, e नेट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाय x साइन थीटा बाई 2, x साइन ऑफ थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा बाई 2। सो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इज कैंसिल, सो वी गेट e नेट इज इक्वल टू हाउ मच, e नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय x, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय x। ठीक है ना, ओके ओके, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स, दिस इज 2 टाइम्स। देखिए हमारे पास e किसके बराबर है, 2k लैम्डा बाई दिस r, तो ये 2 टाइम्स e आ रहा है ना, क्योंकि इसका एक साइन कंपोनेंट, इसका एक साइन कंपोनेंट, तो इस दिस विल बी हियर, यहाँ पे माइनर सा चेंज है, 4 टाइम्स आ जाएगा, है ना, इसका खुद का 2 और इसका 2, 2 2s आर 4 आ जाएगा। सो इन द एंड इस पूरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स k लैम्डा डिवाइडेड बाई x। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन योर विजुअलाइजेशन, अदरवाइज इतना कोई डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं था। ठीक है ना, I hope this thing is clear to you. Next, एक और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है हमारे इस डिस्कशन में, वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर्स की बात हो रही है। देखिए अगर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स की बात करूं तो 2 केसेस हो सकते हैं पहले पॉसिबल, एक तो होगा हॉलो स्फीयर, एक तो होगा सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब जो चार्ज है ना वो पूरा का पूरा सरफेस पे गिवन होगा बस,
और सॉलिड स्फीयर क्या होगा, यानी एंटायर वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है ना। इसके बाद भी और दो केसेस आ सकते हैं, यानी मेरे पास जो हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है, हॉलो स्फीयर को मैं नाम दे सकता हूं शेल। तो ये जो हॉलो स्फीयर या शेल है, इट कुड बी कंडक्टिंग, इट कुड बी नॉन कंडक्टिंग। जो सॉलिड स्फीयर है, इट कुड बी कंडक्टिंग, इट कुड बी नॉन कंडक्टिंग। तो अगर मैं स्फीयर्स की बात करूं तो हमारे पास पहले ही तो चार केसेस आएंगे। पहला केस आएगा जिसको मैं कहूंगा हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर या जिसको मैं कहता हूं शेल। ये हो सकता है पहले, ये तो कंडक्टिंग भी हो सकता है, ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा केस आएगा हमारे पास सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब जिसके एंटायर वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब देखिए ये जो सॉलिड स्फीयर है, इट कैन बी कंडक्टिंग, इट कैन बी नॉन कंडक्टिंग। तो ओवरऑल हमें नॉलेज होना चाहिए चार तरह के स्फीयर्स का, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए पहला केस क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म शेल हॉलो स्फीयर। याद रखना पहली बात किसकी हो रही है, यूनिफॉर्म शेल की हो रही है या हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। चलिए ये जो यहां पर मैंने ये सर्कल दिखाया है ना, आपको इमेजिन करना, इट इज नॉट ए सर्कल, इट इज ए स्फीयर, ठीक है ना। बस मैं 2D में स्फीयर ऐसे ही दिखा सकता हूं आपको। और स्फीयर है तो इसका मैं आपको बोल रहा हूं, इस पे जो चार्ज है ना वो Q है, इस पे टोटल चार्ज है Q, और ये जो Q चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज्यादा चार्ज है और कहीं पर कम, रादर दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए चार्ज डेंसिटी जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है सिग्मा, और ये सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज तो हमारे पास है Q, और एरिया कितना होता है एक स्फीयर का, स्फीयर का एरिया होता है 4πr², 4πr², ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, दिस विल बी रेडियस r, ठीक है ना। अब हमें इस हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है ना, उसके लिए हमें एक कंसेप्ट चाहिए जिसे हम कहते हैं गॉस लॉ। लेकिन सिंस अभी हमने ये डिस्कस नहीं किया है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको इसकी प्रॉपर डेरिवेशन गॉस लॉ के टर्म्स में दिखा दूंगा बाद में। अभी अब हमारे पास देखिए, जब मैंने ये हॉलो स्फेरिकल शेल बनाया ना, इसने रीजन अराउंड दिस चार्ज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सर क्या मतलब है, देखिए एक पॉइंट तो होगा जब डिस्टेंस ग्रेटर देन r की बात होगी, यानी मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं यहां पर सेंटर ऑफ द स्फीयर से, ये पॉइंट r डिस्टेंस दूर है, लेकिन ये जो r डिस्टेंस है ना ये ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर है। पहला पॉइंट आ गया। अच्छा, एक और पॉइंट भी आ सकता है सर, कौन सा, r इक्वल टू r, यानी इस टाइम पर मैं एक सरफेस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पर जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। और तीसरा केस क्या है, जहां पर r लेस देन r होगा, यानी मैं किसी इंटरनल पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पर r जो है वो लेस देन r है, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए, 3। ओवरऑल कितने पॉइंट्स आ गए, 3। तो हमें एक एक करके डिस्कस करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा होगा और कितना होगा इन तीनों पॉइंट्स पर। समझ गए मेरी बात को। पहला केस हम लेंगे, केस वन हम लेंगे फॉर r लेस देन r, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरनल पॉइंट। चलिए देखिए बेटा, हमारे पास ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल है और हमें पता है हॉलो स्फेरिकल शेल में जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा सरफेस पर होता है। कहां पर होता है, सरफेस के ऊपर। यानी इस शेल के अंदर कितना चार्ज है, इस शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि अंदर से खाली है। जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहां पर है, सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना। अब अगर मैं किसी इंटरनल पॉइंट की बात करूं, जैसे मान लो यहां पर मैंने एक इंटरनल पॉइंट लिया, क्या यहां पर कोई चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं है वहां पर। अब जब चार्ज नहीं है तो फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर हम जल्दी जल्दी में देखें ना कि गॉस लॉ कहता क्या है,
गॉस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज है, एक गॉसियन सरफेस हम लेते हैं, उस गॉसियन सरफेस के अंदर अगर चार्ज है और नेट चार्ज जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। आई नो आपको आइडिया नहीं होगा इस बात का, लेकिन बस आई एम गिविंग ए जनरल आइडिया। तो मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट है ना, इस पर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो मुझे बताइए, क्या इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज एनक्लोज किया? सर स्फीयर तो अंदर से खाली है, तो चार्ज क्या एनक्लोज करेगा? कुछ नहीं। यानी मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आप मेरी बात यहां ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू जीरो। किसके बराबर होगा? ये जीरो के बराबर होगा। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं, केस टू। केस टू क्या होगा? फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर। तो इस केस में क्या होगा? एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं, आप ये ध्यान से लिख लेना मेरे साथ। फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही है, ये बात मेरी याद रखना कि ये जो स्फेरिकल शेल है ना, या कोई भी स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा, इवन दिस इज ट्रू इन केस ऑफ ग्रेविटेशन ऑल्सो, कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये जो स्फीयर है ना, इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। मैं आपको ये प्रूफ करके भी दूंगा। क्या? फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट द स्फीयर will act as a point charge, as a point charge। और एक इंपॉर्टेंट बात, placed at center of the sphere, center of the sphere। ये बात मेरी दिमाग में बिठा लेना, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, कि फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये जो स्फीयर है ना, इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। यानी ये जो मान लो यहां पर मैंने पॉइंट पी कंसिडर किया, इस पॉइंट पी के लिए ये पूरा शेल जो है, ये पूरा शेल, ये जो स्फीयर है जिसका चार्ज क्यू है, इसके लिए ये शेल वेल कुछ नहीं है, इसके लिए ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि सेंटर पे रखा हुआ है, और इस पॉइंट चार्ज का चार्ज बराबर होगा इस स्फीयर के चार्ज के, बस इतना। फॉर एन एक्सटर्नल पॉइंट ए चार्ज स्फीयर विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, और इस पॉइंट चार्ज का चार्ज कितना होगा? जितना इस टोटल स्फीयर का चार्ज होगा। और हमें पता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर ये तो हमने पहले दिन ही कैलकुलेट किया था, ये तो बराबर आ रहा था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर किया है ना हमने, ये डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, इसके बाद हमें लास्ट में अब क्या बच जाता है? सरफेस पॉइंट। और सरफेस पॉइंट के लिए ये आर क्या होगा? यहीं पे मैं आपको बता दूं, फॉर सरफेस पॉइंट, फॉर सरफेस पॉइंट ये जो स्मॉल आर है, ये तो बराबर है कैपिटल आर के, तो हमें मिल जाएगा, इसको यहां पर लिखना ई आउट, और यहां पर आ जाएगा ई सरफेस। ई सरफेस किसके बराबर आ गया? कैपिटल स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे, तो इट विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या देखा? हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्जड शेल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट क्या होगा? जीरो। एट एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा? जो पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। और सरफेस पॉइंट के लिए क्या होगा? आर को रिप्लेस करो कैपिटल आर के साथ, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? अब देखते हैं यहां पर अगर मैं प्लॉट करना चाहूं, क्या प्लॉट करना चाहूं मैं? अगर मैं प्लॉट करना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? विद रेस्पेक्ट टू आर। आर के साथ मैं प्लॉट करना चाहता हूं किसको? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए ये कौन सा पॉइंट होगा यहां पर? ये पॉइंट होगा r इक्वल टू 0, और r इक्वल टू 0 का मतलब है सेंटर। तो मुझे बताइए सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर शेल से अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा। यानी जब तक मैं r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R तक ना पहुंच जाऊं,
तो इन सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 0। सर हाँ, यही तो हमने देखा कि किसी भी इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, क्योंकि वहां कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है ना, तो r इक्वल टू 0 से r लेस देन रेडियस तक कोई भी पॉइंट आप ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अच्छा, r इक्वल टू r पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? सर r इक्वल टू r पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना है देखते हैं। सर r इक्वल टू r पे इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, यहां तक 0, क्या r इक्वल टू r पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब देखिए इसके बाद r ग्रेटर देन r, यानी अब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड K भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी एक पैरामीटर दूसरे पर इनवर्सली रिलेटेड हो इस तरीके से, लाइक E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इट वुड बी ए पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इट विल बी ए पार्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि जो E है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो देखिए यहां पे ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। यहां से हमें पता चला कि एक हॉलो शेल की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिल रहा है? सर सरफेस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। देखिए 0 से लेकर रेडियस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, रेडियस पर या सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? KQ/R। और जैसे ही हम यहां से आगे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिड्यूस, ये कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर को हम बेटा यहीं पर कंप्लीट करेंगे। इसके आगे का जो डिस्कशन है वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।